हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से, हमारे या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हाल ही में जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उन वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम सल्तनत कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित आविष्कार और इसके प्रथम साक्ष्य यानी कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और किस साहित्य के अंदर इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आई होप आज के बाद आपने जो भी चीज़ें आज तक पढ़ी होगी, उन सभी चीज़ों से हटके आपको आज के इस वीडियो के अंदर कंटेंट मिलने वाला है। कई सारी चीज़ों को पिक के माध्यम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ों को आपने बस बुक के अंदर पढ़ा है मगर देखा नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको कंफ्यूज करती है कि पता नहीं ये चीज़ क्या है, कैसी है। मगर ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर आपकी क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सल्तनत कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, किस साहित्य के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, और ये देखने में कैसी होती है, क्या इसका पिक्चर है, क्या इसकी आकृति है, और क्या इसका वर्क है, किस तरीके से ये काम करती है, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है, तभी जाकर आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कृषि क्षेत्र में कौन कौन से विकास हुए हैं। ये हम मध्यकालीन जो हमारा भारत है, दिल्ली सल्तनत वाला, उसके अंदर क्या क्या विकास हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम अगर अगला वीडियो लेकर आए हैं तो उसमें हम मुगल कालीन भारत के अंदर क्या क्या विकास हुए हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या क्या आविष्कार हुए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कृषि के क्षेत्र की अगर शुरुआत करें सबसे पहले, तो पलटवाँ हल, लोहे की फ्रेम, और इसके साथ आपको हल, जो लोहे का हल होता है, इस सब की शुरुआत अगर भारत में देखी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात करें हल की, तो आपको पता होना चाहिए प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिट्टी के हल के प्राप्त होते हैं, जो आपका मेहरगढ़ है, बनावली है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आपको मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हमने देखा था। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में अगर पलटवे वाले हल की, तो पलटवे वाले हल और लोहे की फ्रेम वाला हल, यानी कि जो हल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए हल की आकृति ऐसी होती है, इस तरीके की आकृति होती है हल की, और यहाँ पे एक नुकीली चीज़ लगी होती है। मगर जो नुकीली चीज़ लगी होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत, लोहे की नुकीली चीज़ लगने की जो शुरुआत हुई है वो तुर्कों के समय हुई है। उससे पहले की जो भी हल बने हुए रहते थे वो लोहे के अलावा और भी किसी धातु के बने हुए होंगे, या लकड़ी का ही तेज करके उन्होंने बनाया होगा, या किसी भी तरीके से उन्होंने जो भी उनका व्यवस्था रही होगी उस तरीके से उन्होंने बनाया होगा। मगर लोहे की फ्रेम वाला जो हल बनाया है, वो आपका लोहे की फ्रेम वाला जो हल बनाया है या उसका प्रचलन जो भारत के अंदर हुआ है वो तुर्कों के समय से हुआ। तो तुर्कों के समय को कैसे हुआ, जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, या मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद भारत के अंदर तुर्कों की सत्ता इस्टेब्लिश होती है। उस इस्टेब्लिश होने के बाद उनके द्वारा जो चीज़ें यूज़ में की जाती थी अरब कंट्री में या मध्य एशिया के अंदर, जो भी चीज़ें उनके द्वारा यूज़ की जाती थी वही चीज़ें उन्होंने भारत के अंदर आकर और भारत में भी यूज़ की। तो इस हिसाब से भारत के अंदर भी इन चीज़ों का प्रचलन शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कर लेते हैं हम सिंचाई के अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ, क्या क्या आविष्कार हुआ, किसने क्या किया। तो सिंचाई के अंदर नोरिया, रेहट, चरस, सकिया
और दोलाब। तो ये सारी जो भी यंत्र है आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारे यंत्र आपको सिंचाई से संबंधित माने जाएंगे। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा, चार ऑप्शन, चार कोड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सिंचाई के यंत्र है, तो आपको याद रखना है सकिया भी सिंचाई का यंत्र है, नोरिया भी, रेहट भी, चरस भी और दोआब भी। तो रेहट का तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेहट का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, या गियर युक्त रेहट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों के अंदर पूछा आ चुका है, एनटीयू नेट के अंदर भी आ चुका है। इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी या ग्रुप 2, 3, 4, 5 जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में आपको गियर युक्त रेहट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें हम प्राचीनतम रेहट के उल्लेख की, तो प्राचीनतम जो रेहट का साक्ष्य प्राप्त होता है वो गाथा सप्तशती, यानी कि जो हाल की रचना है, हाल आपको किस वंश का शासक है, सातवाहन वंश का शासक है, जिसने गाथा सप्तशती जो उसने लिखी है उसका साहित्य, उसके अंदर रेहट का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भारत के अंदर रेहट का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गाथा सप्तशती के अंदर। इसके बाद गियर युक्त रेहट का उल्लेख मिलता है बाबरनामा के अंदर, वो हम देखेंगे। तो नौरिया की बात कर लेते हैं। नौरिया क्या चीज़ होती है। नौरिया केवल खुले तालाब में काम कर सकता था, जबकि रेहट गहरे कुएं से पानी निकाल सकता था। तो नौरिया क्या होता था दोस्तों, जैसे कि ये तालाब है, तो तालाब के अंदर जो पानी रहता है वो ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं होता है, या नदी के अंदर जो पानी रहता है वो भी ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या, ये जो घूमने वाला चरखा लगा रहता था वो पानी को बाहर फेंकता था, और ये जो रहता था इसी को नौरिया बोला जाता था। इसका जो रहता था घूमने का चरखा, इसी के अंदर बाल्टियाँ फिट हुई रहती थी, ये उल्टे मुँह की बाल्टी लगी रहती थी, ये बाल्टी पानी में जाके डूबती थी और ये घूमकर पानी बाहर फेंक देती थी। इस हिसाब से ये वर्क करती थी। मगर अब बात करते हैं हम रेहट का। तो सीरत फिरोज शाही के अंदर रेहट का वर्णन मिलता है, जिसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली के अंदर लगवाया था दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरत फिरोज शाही के अंदर भी रेहट का उल्लेख मिलता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राचीनतम रेहट का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो प्राचीनतम रेहट का उल्लेख आपका सीरत जो गाथा सप्तशती है हाल की, उसके अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं गियर युक्त रेहट की। तो ये तो हो गई नॉर्मली जो घूमने वाली रेहट थी। अब गियर युक्त रेहट यानी कि जो गियर लग के दूर से इसको घुमाया जाता था, तो वो रेहट का उल्लेख प्राचीनतम जो मिलता है वो आपका बाबर के ग्रंथ है बाबरनामा, जिसमें उसको आत्मकथा कहा जाती है। जब भारत बाबर के अंदर आता है तो पंजाब लाहौर वाले इलाके में जब आता है तो वो देखता है कि जो कुएं बने हुए हैं उस कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए गियर युक्त रेहट का जो है यूज़ किया जाता था। इसका उल्लेख अपनी जो किताब है इसकी बाबरनामा या तुजु के बाबरी, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसके अंदर किसकी जानकारी मिल रही है। सीरत फिरोज शाही में बस रेहट का उल्लेख मिल रहा है, और गियर युक्त अगर रेहट आपसे पूछे जाएगा तो बाबर की बाबरनामा के अंदर उल्लेख मिलता है, यह आपको याद रखना है। प्राचीनतम साक्ष्य गाथा सप्तशती यानी कि हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती, उसके अंदर जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गियर युक्त रेहट के बारे में जो जानकारी और लोग जो देते हैं बाबर के बाद, सुजान राय भंडारी, जिनकी पुस्तक है खुलासातुल तवारीख। इसके बाद यूसुफ मीरा की जो पुस्तक है मजहर शाहजहानी, इसमें भी रेहट का उल्लेख मिलता है। और बाबर जब दीपालपुर और सरहिंद वगैरह जब आता है दोस्तों, ये जो अपना उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, जब वहाँ पे आता है, प्रवेश करता है भारत के अंदर, तो वहाँ पे गियर युक्त रेहट का साक्ष्य देखता है और उनका यूज़ करते हुए देखता है, जिसका उल्लेख अपनी बाबरनामा में कर देता है। और गियर सिद्धांत का आधारित नोरिया लीवर सिद्धांत का आधारित ये सभी चीज़ें की शुरुआत तुर्कों के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसको थोड़ा फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं हम, क्या गियर युक्त रेहट होती है। तो गियर युक्त रेहट जो होती है आपको पता होना चाहिए, ये इस तरीके से कुएं के अंदर ये बाल्टी लगी रहती है। अब यहाँ पे से एक लंबी सी रोड लगी हुई है, ये रोड गियर के माध्यम से, यहाँ पे गियर लगा हुआ और यहाँ पे भी गियर लगा है, तो इस गियर के माध्यम से यहाँ से ये चरखा, ये जो चरखी लगी हुई है ये घूमती है, और घूमने के बाद यहाँ से पानी निकालती है बाल्टी में। ये बाल्टी आपको लगी हुई होगी, ये बाल्टी आपको दिख रही है, ये बाल्टी जाके पानी में डूबेगी, और पानी में डूब के, और ये पानी के साथ ये बेल्ट लगा हुआ है, ऐसा एक बेल्ट लगा होता है दोस्तों, ये कुएं के अंदर गहराई के अंदर जाता है, ये बेल्ट इसी चरखे के माध्यम से घूमता है, और वो बेल्ट पानी के अंदर जाके ये पानी भर के लेकर ये सीधी बाल्टी आती है, और ये फिर यूँ आकर ये यहाँ से पानी चला जाता है, फिर इस तरीके से खेत में चला जाता है। और पहले ये पुरुषों के द्वारा भी घुमाया जाता था, और कई बार ये बैलों के द्वारा भी घुमाया जाता था। तो ये रेहट है, आपको याद रखना, गियर युक्त रेहट है।
इसको और समझ लेते हैं गियर युक्त रेट किस तरीके से काम करती है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इनके गियर बने हुए हैं और ये गियर बने हुए हैं और यहाँ पे ये चरखा लगा हुआ है जो गहराई से कुएं से पानी लेकर आ रहा है। ये इस तरीके से पानी लाकर कुएं से बाहर निकालेगा। ये आपका गियर युक्त रेहट है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कागज़ की। तो कागज़ से भी कई सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, या कागज़ की पहली पांडुलिपि कौन सी है, किस भाषा में लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कागज़ की शुरुआत की, तो कागज़ का जो विश्व के अंदर सर्वप्रथम इसको बनाया गया है वो चीन के अंदर बनाया गया है। यानी कि चीन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है कागज़ वाली मुद्रा। तो उसी हिसाब से कागज़ की शुरुआत भी आपको चीन के अंदर देखने को मिलेगी। तो चीन के अंदर कब की है? चीन के अंदर 100 ईस्वी के आसपास। यानी कि भारत के अंदर तो लगभग 13वीं ईस्वी 12वीं ईस्वी के अंदर आती है, मगर लगभग 1200-1300 साल तक चीन ने कागज़ का निर्माण कर लिया था पहले, और उनने इस कला को सबसे छुपा कर रखा था। मगर जब बाद में जब अरबों को, तुर्कों को इसके बारे में पता चला, तो वो वहाँ से ये कला भारत के अंदर लेकर आए। तो ये 100 ईस्वी पूर्व चीन के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। मगर भारत के अंदर जो इसका कागज़ पे उत्कीर्ण सर्वप्रथम पांडुलिपि की बात करते हैं, तो ये कश्मीर के अंदर सतपथ ब्राह्मण लिखी गई है और ये 1089 ईस्वी में लिखी गई है। मगर ये लिखी तो गई है, मगर इसका प्रचलन या इसका भरपूर प्रयोग देखने को नहीं मिलता। बस ये एक पांडुलिपि लिखी गई है, फिर उसके बाद कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मगर इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि जो प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, जहाँ से भरपूर पांडुलिपि, भरपूर उसका उपयोग और विस्तृत रूप में जो उपयोग देखने को मिल जाता है, वो 13वीं सदी में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कोई सी चीज़ आपकी ये एक शुरुआत हो गई है, मगर ये एक अपवाद रूप में शुरुआत हुई है, मगर इसका प्रचलन कहीं से कहाँ तक कोई देखने को नहीं मिलता है। मगर कोई चीज़ इसकी शुरुआत इस ईस्वी में 1200 ईस्वी में हो रही है, और 1200 ईस्वी में उसके कई सारे साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, उसका उपयोग और प्रयोग भरपूर तरीके से हो रहा है, तो उसका प्रचलन यहाँ से माना जाएगा, ना कि यहाँ से। प्रचलन जो होता है दोस्तों व्यापक रूप से होता है, ये आपको समझना है। कोई एक चीज़ अगर अपवाद के स्वरूप में है तो उसको प्रचलन नहीं माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कागज में उत्कीर्ण प्रथम पांडुलिपि कौन सी है, तो सतपथ ब्राह्मण है, और ये कश्मीर के अंदर 1089 ईस्वी में लिखी गई है। भारत के अंदर कागज का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों, अभी वही बात आ गई है, क्योंकि यहाँ पे पांडुलिपि तो लिखा गई है, मगर कागज का प्रयोग यानी कि दैनिक वस्तुओं के कार्य में या डेली यूज़ की चीज़ में या किसी भी तरीके से जो कागज़ का प्रचलन हुआ है, वो 13वीं सदी के अंदर हुआ। 13वीं सदी के अंदर कब दोस्तों? जब तुर्कों का जब आक्रमण हुआ भारत के अंदर, सत्ता इस्टेब्लिश हुई, यानी कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला शासक था जिसने अपने फरमानों के लिए कागज़ का प्रयोग किया था, ये हम देखेंगे दोस्तों। तो तुर्कों के पश्चात ही भारत के अंदर कागज़ का प्रचलन शुरू होता है। भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि कागज़ का जो प्राचीनतम साक्ष्य होता है दोस्तों, उसकी प्राप्ति संस्कृत में लिखी पांडुलिपि को माना जाता है। ये मतलब एक्सेप्ट किया गया है कि ये कागज़ पे लिखी गई पांडुलिपि प्राचीनतम मानी जाती है, और ये 13वीं सदी में प्राप्त हो चुकी थी। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये 13वीं सदी में प्राप्त हो चुकी थी। तो इस वजह से इसको गुजरात के अंदर जो पांडुलिपि लिखी गई है उसको प्राचीनतम माना जाता है। ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत के अंदर कागज का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये गुजरात से प्राप्त होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा पांडुलिपि जो सतपथ ब्राह्मण लिखी गई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आपको कश्मीर से प्राप्त हुई है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और प्राचीनतम साक्ष्य जब भी आए आपको गुजरात लगाकर आना है। यही आयोग के द्वारा क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जब तुर्क भारत आए तभी उन्होंने ये सब चीज़ों की शुरुआत की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है, हालांकि वास्तविक संस्थापक आपको इल्तुतमिश माना जाता है, मगर जो ऐबक होता है वो अपने फरमान यानी कि जो अपने आदेश देता है, उन आदेशों की जो लिखावट या जिस तरीके से वो आदेश देता है उनको कागज़ के माध्यम से लिखवाना और वहाँ पर उन आदेशों को जारी करना, इसकी शुरुआत जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा देखने को मिल जाती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। सर्वप्रथम अमीर खुसरो, यानी कि साहित्यिक उल्लेख कहाँ देखने को मिल जाता है, ये हमने अभी तो ये पुरातात्विक साक्ष्य देखा था, आप साहित्यिक उल्लेख देख लेते हैं किसने इसके बारे में जानकारी दी है। तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के कागज़ों के, मतलब 3 क्वालिटी की, 3 वैरायटी की जो बात की है। एक तो शमसी प्रकार का कागज़, दूसरा सादा प्रकार का कागज़, और एक रेशमी प्रकार का कागज़। इन 3 प्रकार के कागज़ों का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें कागज़ की फैक्ट्री की, यानी कि कागज़ के उद्योगों की,
तो सबसे पहले ये कागज़ की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले इस कागज़ को समरकंद यानी कि उज़्बेकिस्तान से मंगाया जाता था। यानी कि जब भारत में 13वीं सदी यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी, कागज़ के द्वारा अपने आदेशों को जारी करना, तो उन आदेशों के लिए कागज़ की जो सप्लाई की जाती थी वो समरकंद से की जाती थी। मगर बाद में जाकर बंगाल के अंदर इसका कारखाना लगा दिया जाता है दोस्तों, और बंगाल के अंदर कागज़ की फैक्ट्री लगा दी जाती है। फिर उसके बाद कागज़ की फैक्ट्री बंगाल के अलावा गुजरात के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो गुजरात का जो कागज़ का उद्योग था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो समरकंद से कागज़ मंगाया जाता था, फिर उसके बाद बंगाल में बनाया जाने लगा, फिर उसके बाद गुजरात में बनाया जाने लगा। तो गुजरात के अंदर जब बनाया जाने लगा तो गुजरात वाला केंद्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि गुजरात की हर चीज़ें प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे कि हीरा व्यापार है, तो हीरा व्यापार हालांकि कई सारी जगहों पे चलता है, मगर गुजरात का हीरा व्यापार प्रसिद्ध है। वस्त्र व्यापार की बात करें तो वस्त्र व्यापार भी गुजरात का वस्त्र व्यापार सूरत वाला जो व्यापार है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से हर चीज़ में गुजरात शुरू से ही फेमस रहा है। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद वीटनी, जिन, नद्दा, पिंजड़, धुनिया, करगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपको आपने आज तक देखी भी नहीं होगी, तो आज देख भी लोगे। आज के वीडियो में हमने यही सारी चीज़ों को फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो इमेजिन हो, ताकि आपके माइंड में आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। भारत में अगर हम वीटनी या करगे और इन सब चीज़ों की शुरुआत की अगर बात करें तो फ़ारसी की एक पुस्तक है कबवाज लेक्सिकन नाम से, कबवाज लेक्सिकन, जिसके लेखक अगर बात करें दोस्तों, कबवाज लेक्सिकन की पुस्तक के अंदर आपको रुई धुनने की चाप के बारे में जानकारी मिलती है। तो रुई धुनने की चाप का अगर प्रारंभिक साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो कबवाज लेक्सिकन के अंदर माना जाएगा, उसके अंदर साहित्यिक संदर्भ मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तुर्कों ने करगा और तकली का मिश्रण, जैसे कि दोस्तों ये करगा हो गया, करगा यानी कि दोस्तों ये करगा और तकली, तकली जिससे रुई वगैरह ये सारी चीज़ें या कपास वगैरह जिससे अलग की जाती थी वो तकली होती थी। तो उन दोनों का मिश्रण करके एक नई चीज़ बनाई दोस्तों, उसको कहा जाता था चरखा। तो तुर्कों के द्वारा ही चरखा का निर्माण यानी कि चरखा का आविष्कार किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो किस तरीके से आपको याद रखना है, तो चरखे की जो निर्माण की गई है या चरखे का जो आविष्कार किया गया है वो किस किस से मिलकर किया गया है, करगा से और तकली से, इन दोनों को मिलाकर चरखा का निर्माण किया गया है। इसके बाद चरखे का अब साक्ष्य की बात कर लेते हैं। चरखे का आविष्कार तो हो गया, हमारे चरखे का जानकारी किस में मिलती है, तो चरखे का जो पहला साहित्यिक उल्लेख होता है दोस्तों इसामी के द्वारा, जो इसामी की ग्रंथ है फुतूस सलातीन, उसके अंदर जानकारी मिलती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसामी ने अपने स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट में रजिया सुल्तान के खिलाफ उन्होंने जो बात बोली है, तो उसमें उन्होंने बार बार कहा है कि महिलाओं को चरखा चलाना चाहिए, राजपाट से दूर रहना चाहिए, ये इन सब का जो कार्य है राज सिंहासन वगैरह, ये कार्य महिलाओं के लिए नहीं बना है, ये योग्य नहीं है, और रजिया सुल्तान को चरखा चलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसामी की फुतूस सलातीन में देखने को मिल जाती है। तो फुतूस सलातीन में इस बात की जानकारी मिलती है, इस वजह से इसको प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने भी इस बात की जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हालांकि प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाएगा पहला उल्लेख, तो इसामी की फतूस सलातीन मानी जाएगी, क्योंकि इसामी के बाद ही अमीर खुसरो ने इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा पेड़ से चलने वाले चरखे की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो हो गया हाथ से चलने वाला चरखा। तो पेड़ से चलने वाले चरखे का चित्र के साथ उल्लेख किया है दोस्तों मिफ्ता उल फुजाला। तो मिफ्ता उल फुजाला जैसे कि जो पांडुलिपि है मध्य प्रदेश के यानी कि मालवा वाले इलाके में ये लिखी गई थी, 1469 के आसपास इसका उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब ये पुस्तक जो लिखी गई है ये आपकी 1469 में लिखी गई है, और इसके अंदर आपको सचित्र विवरण मिलता है, जिसमें आपका हाथ से चलाने वाला चरखा मिल जाता है और पेड़ से चलाने वाला चरखा मिल जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ से चलाने वाले चरखे का चित्र किस पुस्तक के अंदर मिलता है, सचित्र विवरण किस में मिलता है, तो मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिफ्ता उल फुजाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पांडुलिपि है और मालवा के अंदर लिखी गई है, और इसके लेखक कौन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पांडुलिपि है और क्वेश्चन पूछा जाता है इनके लेखक के बारे में। तो मिफ्ता उल फुजाला के लेखक आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके बाद चरखा सूत, अब चरखा का क्या कार्य था ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने देख लिया, मिफ्ता उल फुजाला के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है, और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चरखा क्या कार्य करता था ये हम देख लेते हैं दोस्तों। चरखा जो था ये सूत काटने की गति को बढ़ाता था। सूत काटते थे दोस्तों, जैसे कि ये चरखा चल रहा है,
तो ये चरखा जो है सूत काटना, यानी कि सूत काट कर उसको एक धागे के रूप में उसको बनाना, तो ये कार्य करता था। तो चरखा सूत काटने की गति को बढ़ाता है, जो उत्पादन में केवल परिणात्मक परिणात्मक वृद्धि करता है, यानी कि उसका परिणाम में वृद्धि करता है। यानी कि उसका, जैसे कि ये सूत है, तो ये सूत जो काट रहा है तो उसके धागे के अंदर वृद्धि करता है, मगर उसका गुण यानी कि उसकी क्वालिटी के अंदर वृद्धि नहीं करता है। तो क्वालिटी के अंदर वृद्धि करने के लिए आपको दूसरी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। तो चरखा जो है सूत काटने में तो वृद्धि करता था, यानी कि उसके परिमाण में, उसकी जो संख्या है, उसका जो क्वालिटी है, उसके अंदर उसका कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इरफान हबीब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। इरफान हबीब के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसने उत्पादकता में 6 गुना वृद्धि की थी। जब चरखे का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो चरखे के अंदर जब इस चरखे का यूज़ किया जाता था तो 6 गुना तक वृद्धि कर दी थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये पिंजड़ है। ये पिंजड़ की हमने बात की थी दोस्तों। तो ये पिंजड़ से रुई को काटा जाता था। तो किस तरीके से काटा जाता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल रही है। ये पिंजड़ है, यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। ये यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये आगे की ओर झुका रहता है। इसके बाद यहाँ से एक ये डोरी इसमें बंधी हुई रहती है दोस्तों। तो ये डोरी इस रुई के अंदर लगी हुई है और ये यहाँ पे ऊपर बंधा हुआ है। और ये पिंजड़ में ऊपर ये डोरी में यहाँ से जो पिंजड़ है, ये इनको पिंजारा बोला जाता है दोस्तों। पिंजारा यानी कि आज की अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा भी जो पैतृक कार्य था ये इसी तरीके से रुई वगैरह धुनने का कार्य करते थे हमारे पूर्वज लोग। तो इनको पिंजड़ यानी कि पिंजारा भी बोला जाता है। तो ये लोग अब यहाँ पे ये जो तार लगा हुआ है, इस तार के ऊपर ये यहाँ से लकड़ी से ये मार रहा है और मारते मारते ही ये रुई के अंदर ये इस तरीके से हलता है। ये पूरा यूँ मतलब इस तरीके से हलता डुलता इस रुई को काटता है। ये रुई को काट काट के फिर इस टोकरी के अंदर इन्होंने जमा कर लिया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस तरीके से इसका कार्य किया जाता था। इसको पिंजड़ बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद चरखे की बात करें दोस्तों, तो ये चरखा है। इस तरीके से चरखे के अंदर जो है सूत को काटा जाता था और इसका धागा बनाया जाता था सूत काट के। और चरखे का अगर प्राचीन प्रथम उल्लेख की अगर बात करें दोस्तों, तो चरखे का प्रथम उल्लेख इसामी की फुतूस सलातीन में हुआ है। और पेड़ से चलने वाला जो चित्र के साथ जो वर्णन देखने को मिलता है वो मिफ्ताहुल फुजाला में मिलता है। हालांकि मिफ्ताहुल फुजाला का चित्र हमको मिला नहीं है। अगर कभी कहीं से अगर कोई मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे इसके बारे में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों चुंबकीय कुतुबनुमा यानी कि एस्ट्रालेब की बात। तो एस्ट्रालेब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग भारत में इसी समय हुआ, यानी कि मध्यकाल के अंदर ही इसकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। इसको समुद्री यात्रा में सहायता मिली है। जैसे कि एस्ट्रोलेब के द्वारा क्या होता है दोस्तों, हमें पूरी हमारी जो स्थिति है, जैसे कि समुद्र के अंदर जब हम नाव लेकर या समुद्री यात्रा जब करते हैं तो कोई तो दिशा का पता नहीं चलता है, कोई स्थिति का पता नहीं चलता है कि कौन सा देश किधर है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती। या तो हम सितारों के माध्यम से पता कर लेते हैं, या दिन में सूरज होता है तो सूरज की स्थिति के बारे में देख के पता लगा लेते हैं। मगर जब कहीं मौसम ख़राब हो या सितारे अगर नज़र ना आए तो तब हमको फिर दिक्कत आ जाती है। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए चुंबकीय कुतुबनुमा की और एस्ट्रोलोब की सहायता से आप यात्रा कर सकते हो। क्योंकि चुंबकीय जो कुतुबनुमा होता है उसकी सुई आपको एक ही दिशा में देखने को मिलती है। उस दिशा को आपको कमेंट्स करके बताना है कि चुंबकीय कुतुबनुमा जो होता है उसकी सुई परमानेंट किस दिशा में रहती है। ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कहीं अगर देखा होगा तो ये आपको पता लग जाएगा। एस्ट्रोलेब की अगर बात करें दोस्तों, तो एस्ट्रोलेब एक यूनानी आविष्कार था जिसमें अरबों ने भारी सुधार किया था। हालांकि इसका आविष्कार जो था यूनान के अंदर हो चुका था, उसके अंदर अरबों के द्वारा कई सारे सुधार किए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों दिशा सूचक यंत्र कंपास जो था, कंपास दोस्तों जिसके अंदर दिशा सूचक की जो सुइयाँ लगी हुई होती है, जिसको चुंबकीय कुतुबनुमा भी बोला जाता है, यूरोपीय आविष्कार नहीं था। ये चीनियों की अनेक सदी पहले ज्ञात था। जिस तरीके से हमने कागज़ की बात की थी कि चीनियों को कागज़ के बारे में कई साल पहले से जानकारी थी, कई वर्षों पहले, तो उसी तरीके से कंपास की जानकारी भी चीनियों को काफ़ी समय पहले से थी। मगर इसको हमने यूनानी आविष्कार मान लिया, मगर बाद में जब पता चला तो ये चीनियों का आविष्कार निकला है। सर्वप्रथम 1231 में ओफी की रचना होती है दोस्तों। ओफी की रचना जवामिल हिकायत, उसके अंदर आपको चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। ये NTUGC नेट का क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग
2021 या 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुंबकीय कंपास का उल्लेख किसकी पुस्तक के अंदर मिलता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ओफी की पुस्तक है जवामिल हिकायत, उसके अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत के अंदर कई सारे यात्री आए हैं, जैसे कि यात्री अगर हम बात करें, मार्को पोलो, उसके बाद दोस्तों आपका इब्ने बतूता, निकोलो कोंटी, इन लोगों ने इनके जो साहित्य विवरण दिए हैं उन सभी किसी भी साहित्य के अंदर इस बात की जानकारी नहीं दी है। इन्होंने चुंबकीय कंपास के ऊपर, चुंबकीय कुतुबनुमा के ऊपर, एस्ट्रोलोब के ऊपर कोई जानकारी नहीं दी है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और सर्वप्रथम अगर बात करें दोस्तों चुंबकीय कंपास की जानकारी, तो ओफी ने दी है और जवामिल हिकायत इनकी रचना है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनको देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ये देखने में लगते थे। ये आपको चुंबकीय का जो कुतुबनुमा होता है दिशा सूचक यंत्र, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आपने अगर देख लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसकी जो सुई रहती है परमानेंट नॉर्थ साइड रहती है। हमने हालांकि कमेंट्स में बताने के लिए कहा था, मगर ये आप देख सकते हो, इसकी जो सुई रहती है, जिस तरीके से ये सुई है, तो ये सुई रख, ये दिशा मतलब ज़मीन के ऊपर रखने के बाद ये सुई परमानेंट नॉर्थ दिशा जिधर भी होगी उधर ये परमानेंट सुई रहेगी। इससे अब आपको पता लग जाएगा कि हम नॉर्थ दिशा किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, ये आपको पता लग जाएगा। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट भी दे रखी, साउथ वेस्ट भी दे रखा, तो ये सारी डिग्रियों के माध्यम से बता रखा है दोस्तों। ये आपका एस्ट्रोलोब है दोस्तों। एस्ट्रोलोब से आपकी संपूर्ण स्थिति का पता लगता है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर हम किस तरीके से, कहाँ पे, कौन से देशांतर पे, कौन से अक्षांश पे, कहाँ पे, किस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, ये एस्ट्रोलोब के माध्यम से पूरी गणना करके इसको मतलब पूरा सोल्व करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमको इसकी स्थिति पता लगती है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर कई सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं और कई सारी स्थितियाँ यहाँ पे बनी हुई है, और ये यहाँ पे बीच में चाबी लगी हुई है। इससे आपका अपनी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये एस्ट्रोलेब कहा जाता है इसको। इसके बाद हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में फिरोज तुगलक, यानी कि जो हमारा तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश में आपको एक राजकुमार, निर्माताओं का राजकुमार देखने को मिलता है, फिरोज तुगलक। उसके द्वारा भी कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया जाता है, कई सारी चीज़ों का निर्माण करवाया जाता है। तो उसके द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर क्या योगदान रहा है ये देख लेते हैं। फिरोज तुगलक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो फिरोज तुगलक ने के समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। समय सूचक उपकरण क्या होता है दोस्तों? धूप घड़ी, जल घड़ी और नक्षत्र घड़ी, रेत घड़ी, इन सारी घड़ियों के माध्यम से इसने समय का पता किया। इससे पहले के शासक जो थे उन्होंने इन सब चीज़ों में रुचि नहीं ली, उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, कितनी बज रही है, क्या टाइम है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी क्या बजना है, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। मगर फिरोज तुगलक जो था दोस्तों, ये खुरापाती प्रवृत्ति का था। इसने जो भी काम किए, या तो निर्माण में इन्होंने लगाया है, कई सारे गुलाम थे, कई सारे इसके दरबार में आपको गुलाम बंदगान भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसने कई सारे नई नई चीज़ों का प्रयोग किया, नई नई सारी चीज़ों का उपयोग किया, नई सारी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया। तो उसी में इसने समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया, जो इसके समय के ही रचना, इसके समय के ही आविष्कार देखने को मिल जाते हैं। इसने फिरोजाबाद में, ये जो फिरोजाबाद है दोस्तों दिल्ली के अंदर ही स्थित है, तो फिरोजाबाद में धूप घड़ी, जल घड़ी, ताश घड़ियाल बोला जाता है इसको, जल घड़ी को, और एक नक्षत्र घड़ी बनवाई थी। अगर हम बात करें दोस्तों, धूप घड़ी कब काम करेगी? जब दिन में धूप निकलेगी तब धूप घड़ी काम करेगी। मगर जब दिन में धूप निकलना बंद हो जाएगी, जब रात का समय आएगा, शाम का समय आएगा, फिर उसके बाद धूप घड़ी यानी कि धूप का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो इसके बाद आपको समय पता करने के लिए जल घड़ी का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से धूप घड़ी का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है, जल घड़ी का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों फिरोजाबाद में एक ये नक्षत्रशाला बनवाता है। नक्षत्रशाला के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ये फिरोजाबाद के अंदर ही होती है। धूप घड़ी, जल घड़ी और नक्षत्र घड़ी, ये सारी चीज़ें जो इसके द्वारा नक्षत्रशाला बनवाई जाती है, ये वहीं पे होती है। इसके समय की एक रचना है दोस्तों, सीरत फिरोज शाही। सीरत फिरोज शाही और अफीफ की तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज तुगलक ने भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैप्स्टन और चरखी, यानी कि दोस्तों कैप्स्टन और चरखी का जो निर्माण करवाया है, उसके अंदर उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों सीरत फिरोज शाही की, तो सीरत फिरोज शाही के अंदर तो कैप्स्टन और चरखी का सचित्र विवरण मिलता है, और तारीख फिरोज शाही के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चरखी और कैप्स्टन का उल्लेख सचित्र रूप में किस में मिलता है, तो सीरत फिरोज शाही लगाना है। और आपसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
कैप्स्टन और चरखी का उल्लेख किस में मिलता है, और ऑप्शन में अगर आपका दे रखा है तारीख फिरोज शाही तो तारीख फिरोज शाही आप लगा देना। और ओफी की है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एक बरनी की तारीख फिरोज शाही भी है तो उसके अंदर इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, ओफी की तारीख फिरोज शाही के अंदर चरखी और कैप्स्टन की जानकारी मिलती है। और चरखी और कैप्स्टन का उपयोग क्यों किया था दोस्तों, क्या चीज़ इसने लेकर आया था, क्या ऐसी भारी चीज़ थी मिल गई थी इसे जो इसका उपयोग करना पड़ा। ये लेकर आया था दोस्तों दिल्ली मेरठ और दिल्ली दिल्ली टोपरा वाले जो स्तंभ लेख हैं अशोक के, उनको लाकर दिल्ली के अंदर इनको स्थापित करवाया था। ये इस वजह से इनको यूज़ में इन्होंने लेकर आया था, चरखी और कैप्स्टन के द्वारा उठाकर ये वहाँ से नाव में रखवाकर और वहाँ से दिल्ली के अंदर लाकर इनको स्थापित करवाया था। इसके बाद दोस्तों फिरोज तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी, इसके दरबार में महेंद्र सूरी थे, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कोई जैनी है ये। तो महेंद्र सूरी ने यंत्र राज पुस्तक लिखी दोस्तों, यंत्र राज पुस्तक के अंदर, और ये खगोलीय उपकरणों पर आधारित पुस्तक थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, खगोलीय उपकरणों पर आधारित पुस्तक कौन ने लिखी है, तो यंत्र राज नामक पुस्तक महेंद्र सूरी ने लिखी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ा फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है। ये आपको देखने को मिल रही है दोस्तों धूप घड़ी। तो धूप घड़ी में इस तरीके से काम करता है दोस्तों, जैसे कि इस साइड सूरज है, तो इस साइड सूरज है, तो सूरज की रोशनी किस तरीके से इसके ऊपर पड़ रही है और पड़ने के बाद जो ये छाया बन रही है दोस्तों, जैसे कि ये छाया आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे ये छाया है, तो ये यहाँ पे समय लिखा हुआ है, समय की इकाइयाँ है। और ये आपको देखने को मिल रहा है ये हाफ क्यों है, तो हाफ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये 12 घंटे का समय है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये 12 घंटे का समय है। और 12 घंटे के समय के बाद आपको फिर जब धूप नहीं निकलती है, तो धूप नहीं निकलती है तो फिर ये शाम हो जाती है, शाम के टाइम समय का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से ये आधी घड़ी बनी हुई है और आधी घड़ी का समय आपको धूप घड़ी से देखने को मिलता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सूरज आया, तो सूरज आया तो सूरज की रोशनी यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे ये बजेगी। फिर सूरज यहाँ पे आ जाएगा तो सूरज की रोशनी से फिर ये जो छाया है फिर थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी। फिर इस तरीके से घूमते घूमते दोस्तों सूरज यहाँ पे आ जाएगा, तो सूरज की रोशनी फिर इस साइड से पड़ेगी, तो इस साइड से फिर आपको समय देखने को मिल जाएगा। फिर इस साइड, फिर इस साइड से इस साइड ऐसे करते करते ये नीचे आएगा और ये यहाँ से फिर इसका समय दिखना बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे ही रात हो जाएगी, तो रात होने के बाद सूरज की रोशनी चली जाएगी, तब ये जो यंत्र है सूर्य घड़ी वाला ये खराब, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। फिर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी जल घड़ी की, जल घड़ी की या रेत घड़ी की, जो भी घड़ी आपके पास अवेलेबल रहेगी उसकी। फिर हम जल घड़ी को देख लेते हैं दोस्तों। तो जल घड़ी इस तरीके से होती थी। जल घड़ी में क्या होता था दोस्तों, ये पूरी जल घड़ी आपको एक पानी से भर दिया जाता था, जैसे कि ये कटोरा टाइप का होता है दोस्तों, इस कटोरे का पूरा पानी से भर दिया जाता है। इस पानी से भर देने के बाद यहाँ पे बड़े छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद में उसी तरीके से पानी निकलता था दोस्तों, जिस तरीके से 1 मिनट में, 1 घंटे में या 2 घंटे में जितना पानी निकलने का होता है पूरा, मतलब ये पूरी जल घड़ी के अंदर ये 5 घंटे का पानी भरा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं। तो इसके अंदर जो छेद बनाए हुए हैं, ये छेद के अंदर जो ये छेद छेद है ये पूरा एक टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये छेद वाला जो इलाका है ये पूरा पानी से खाली हो जाता है, तो ये हमको पता होगा 1 घंटे के अंदर ये खाली होता है, तो ये हमारा 1 घंटा हो गया। फिर दूसरा छेद वाला इलाका आपका 2 घंटे में खाली होगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये सिंगल छेद वाला आ जाएगा, तो ये सिंगल छेद वाला आपका 3 घंटे में खाली होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये छेद वाली घड़ी जो है, पानी वाली जल घड़ी, इस तरीके से यूज़ में आती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक तरह से जल घड़ी ये भी थी। ये जल घड़ी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से जिस तरीके से जल घड़ी उतरती जाती थी, जैसे कि पानी का नंबर, पानी खाली होकर ये 1 नंबर पे आ गया, तो एक घंटा हुआ। फिर दूसरे नंबर पे आ गया 2 घंटा, फिर तीसरे पे आ गया। इस तरीके से जब ये पूरा खाली हो जाता है तो पूरा 12 घंटे का दे रखा है यहाँ पे पूरा शेड्यूल, आप समझ सकते हो दोस्तों। 1 से लेके तो 12 घंटे तक का ये पूरा शेड्यूल है, मतलब ये पूरा जो खाली होगा पूरे 12 घंटे में खाली होगा, इस हिसाब से ये जल घड़ी का यूज़ किया जाता था। इसके बाद ये नक्षत्र घड़ी है दोस्तों। नक्षत्र घड़ी को आप समझ सकते हो दोस्तों, पूरा जो भी एस्ट्रोलोब तरीके से जो भी ब्राह्मण वाली ग्रह नक्षत्र जो भी चीज़ें, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरीके से इसको पूरा जो समय है उस तरीके से निकाला जाता था।
ये चरकी कैप्स्टन है दोस्तों, जिसमें अशोक के अभिलेखों को लेकर जाया जा रहा है दोस्तों। ये एक स्तंभ लेख है, ये दूसरा स्तंभ लेख है, इसको नाव के माध्यम से। और ये इसकी जानकारी किस में मिलती है? सीरत फिरोज शाही में मिलती है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे अगर सचित्र विवरण पूछे तो सीरत फिरोज शाही लगाना है, और आपसे बस जानकारी पूछे कि इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो बरनी की तारीख फिरोज शाही में मिलता, बरनी के बरनी का बरनी की नहीं, अफीफ की तारीख फिरोज शाही में मिलता है दोस्तों। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। तो बरनी की तारीख फिरोज शाही तो आपको पता होना चाहिए। जो जब ये शासक बनता है फिरोज तुगलक, तो शासन करने के 6 वर्ष तक की जानकारी मिलती है। हालांकि ये चीज़ें तो इसके द्वारा बाद में की जाती है। तो बाद की जो रचना है अफीफ की तारीख फिरोज शाही, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तो सचित्र पूछे तो सीरत लगाना है, जानकारी पूछे तो अफीफ की तारीख फिरोज शाही लगाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रकाब की। तो रकाब क्या होती है, रकाब को भी हम समझेंगे दोस्तों। कई सारे लोगों ने रकाब के बारे में पढ़ा होगा, मगर जानते कोई नहीं होगा कि रकाब होता क्या है, क्योंकि कहीं कोई देखा ही नहीं होगा। कई सारे लोग होते हैं, हालांकि जो लोकल जैसे कि गांव वगैरह, टाउन वगैरह, छोटी जगहों में जो लोग रहते हैं, उन सभी ने तो ये सारी चीज़ें देखी होगी। मगर कई सारे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो उन लोगों को तो इस बारे में कोई जानकारी होती नहीं। रकाब क्या होती है, पिंजड़ क्या होती है, और चरखा क्या होता है। हालांकि चरखा वगैरह तो गांधी जी ने चलाया, तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा। अब बात कर लेते हैं हम रकाब की। तो रकाब की अगर बात करें दोस्तों, तो रकाब का तो साक्ष्य वगैरह जो है कई सारे टाइम से देखने को मिल जाता है। हालांकि लोहे की जो रकाब का जो सिस्टम जो शुरू हुआ है दोस्तों, लोहे की रकाब का आविष्कार चीन के अंदर हुआ है। और भारत में रकाब का पहला विवरण फ़क्रे मुदब्बिर के समय देखने को मिलता है, जिसकी रचना है आदाब उल हर्ब व सुजात। तो आदाब उल हर्ब व सुजात जो पुस्तक लिखी गई है, उसके अंदर कई सारी जानकारियाँ मिलती है। दमिश्क की स्टील वगैरह की जानकारी मिलती है, तलवारों की जानकारी मिलती है। तो ये कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर था दोस्तों। आपको याद रखना है, फ़क्रे मुदब्बिर किसका वजीर था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का ये राइटर था। मगर इसने जो पुस्तक लिखी है आदाब उल हर्ब व सुजात, ये इल्तुतमिश को समर्पित की है। मतलब ये पुस्तक जो लिखी है इल्तुतमिश के समय, यानी कि उसको समर्पित करते हुए लिखी है। और युद्ध और कारनामों का इतिहास इसको कहा जाता है, आदाब उल हर्ब व सुजात को। इसके अलावा बात कर लेते हैं आगे। फ़क्रे मुदब्बिर की जो पुस्तक है, उसके अंदर और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो फ़क्रे मुदब्बिर ने भारत में बनी तलवारों की प्रशंसा करता है, और उसका विवरण दमिश्क की स्टील उत्पादन की कुफ्तगिरी तकनीक के बारे में मिलता है दोस्तों। एक तकनीक है कुफ्तगिरी, उस तकनीक के बारे में जानकारी ये देता है दोस्तों। दमिश्क की स्टील वाला ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2021 के अंदर। NTUGC नेट ने क्वेश्चन पूछा चुका है। ये पूरा स्टेटमेंट देके पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये किसने उल्लेख किया है या किसका स्टेटमेंट है। तो ये फ़क्रे मुदब्बिर का उल्लेख है। और फ़क्रे मुदब्बिर की पुस्तक कौन है दोस्तों? आदाब उल हर्ब व सुजात। तो इसके अंदर भारत के अंदर रकाब का पहला विवरण मिलता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये रकाब ये होती है दोस्तों। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब घोड़े पे हम बैठते हैं, तो घोड़े पे बैठने के साथ जब पैर रख के इसके ऊपर पैर रख कर चढ़ा जाता है, और इसी के अंदर पैर को फंसा के घोड़े को चलाया जाता है, तो ये रकाब होती है। और लोहे की रकाब का प्रचलन यहाँ पे शुरू हुआ है। युद्ध उपकरणों की बात कर लेते हैं। युद्ध उपकरण की अगर बात करें, तो नफ्ता और मंगोल्स जैसे युद्ध उपकरणों का प्रयोग अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में, यानी कि सिंध में जब आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसने इसी उपकरण का यूज़ किया था। सिंध के ऊपर जब आक्रमण किया था, आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदू शाही वंश का जो शासक था दाहिर, उसके ऊपर जब सिंध के ऊपर आक्रमण किया गया, यानी कि पूरे अभियान में जब आक्रमण किया गया, तो उसने इन यंत्रों का यूज़ किया था, नफ्ता और मंगनोल्स का इन्होंने यूज़ किया था। और इसका उल्लेख जो है चशनामा के अंदर मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर जो अरब आक्रमण हुए हैं, उन अरब आक्रमण का उल्लेख चशनामा के अंदर मिलता है। और ये अरबी में लिखी गई पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और कई सारे विवरण में तो यहाँ तक को देखने को मिल जाता है कि नफ्ता और मैंगनल्स जो युद्ध उपकरण थे, ये भारत के अंदर जो विद्रोही, यानी कि जो दाहिर के खिलाफ जो युद्ध करने वाले जो लोग थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो अनुयायी थे, उन लोगों ने ही इसको अवेलेबल करवाए थे। कई सारे सोर्स ऐसे बताते हैं कि ये साथ में लेकर आया था, और कई सारे बताते हैं कि भारतीयों ने ही ये यंत्र इसको उपलब्ध करवाए थे, तो तभी जाकर ये युद्ध में जीत पाया था।
तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा आ चुका है, एनटी यूजीसी नेट के अंदर, टीजीटी पीजीटी में तो पता नहीं कितनी बार आ चुका होगा। एनटी यूजीसी नेट के अंदर नेफ्ता मैकडॉनल्ड्स वाला जो क्वेश्चन पूछा आ चुका है। ये 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया जाता है सिंध में, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसको फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है, और ये मतलब आधुनिक तौर पे बना होगा, मगर इसी तरीके से था जो 712 में जिसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ से इसको छोड़ा जाता है और ये घूम के स्पीड में फिर ये जो भी गोला वगैरह या पत्थर वगैरह जो भी है इसको आगे फेंका जाता है। अगर आपने पद्मावत अगर मूवी देखी होगी दोस्तों, तो जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर, तो वो भी इसी तरीके का एक उपकरण अपने साथ लेके जाता है, जिसके अंदर गोला दाग कर, और वो जो चित्तौड़ का किला है उस किले के दीवारों को तोड़ने के लिए इसी का यूज़ करता है। मासला कंटाक जो था अजातशत्रु का, वो भी इसी तरीके से था। तो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे रस्सी में यहाँ पे उलझा हुआ, और ये बेल्ट से जब घुमाया जाता था स्पीड में इसको छोड़ के, फिर ये यहाँ पे पीछे जाता था और ये वाला गोला आगे चला जाता था। इस तरीके से स्पीड में ये यहाँ से चला जाता था, और ये नेफ्ता इसको कहा जाता है। रेशम उत्पादन की बात कर लें तो दोस्तों, तो रेशम उत्पादन भारत के अंदर रेशमी कीड़े पाले जाने के जो प्रथम है, दिल्ली सल्तनत के समय इसकी शुरुआत होती है। भारत के अंदर जो रेशम के कीड़े पाले जाते थे, यानी कि रेशम एक फसल होती है दोस्तों, वो हम देखेंगे कपास फसल होती है, उस कपास से रेशम बनाया जाता है। तो रेशम कपास से रेशम किस तरीके से बनाया जाता है, उस कपास के अंदर इन कीड़ों को छोड़ा जाता है, वो कीड़े छोड़कर उन कपास को खा जाते हैं, और खाने के बाद जब निकलता है उससे कपास बनता है दोस्तों। ये हम इसकी प्रोसेस फोटो के माध्यम से समझेंगे। जिस तरीके से खाद होता है दोस्तों, खाद का भी निर्माण करवाया जाता है, आपने अगर देखा होगा दोस्तों, तो गोबर की जो खाद बनाई जाती है उसमें केचुआ को छोड़ा जाता है। तो केचुआ उस गोबर को खाता है, और खाने के बाद जब निकलता है तो उससे उस गोबर की खाद का निर्माण होता है। ये भी हमने अगर विज्ञान वगैरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें ये बात बताई गई होगी। बायोगैस वाला जो सिस्टम है, गोबर खाद का निर्माण किस तरीके से होता है, तो उसमें ये पूरी प्रोसेस बताई गई है। उसी प्रोसेस में कपास का निर्माण होता है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय ही इसकी शुरुआत होती है। चीन यात्री महुआन दोस्तों, चीन यात्री जो महुआन था, उसने बंगाल के अंदर रेशमी कीड़े पाले जाने का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। भारत के संदर्भ में किस चीनी यात्री ने अपना उल्लेख किया है कि भारत के अंदर रेशमी कीड़े पाले जाते थे, तो वो महुआ ने किया है। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इस काल में कपड़े पर लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग कर छपाई एवं चित्रांकन किया जाने लगा था, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने दिया है दोस्तों। मुल्ला दाऊद जो था, इसने भी अपने पुस्तक के अंदर अपना जो साहित्य लिखा है उसमें इस बात की जानकारी दी है कि जो कपड़ा होता है, जैसे कि कपड़ा होगा, कपड़े के अंदर आज तो प्रिंटेड कपड़े कई सारी तरीके से, कई यूनिक तकनीकों से, कई अत्याधुनिक तकनीकों से उसकी छपाई, रंगाई, कढ़ाई, जो भी उसमें डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है वो बना दी जाती है। मैं प्राचीन समय में जैसे कि प्लेन कपड़ा है, इस प्लेन कपड़े के ऊपर कोई सी रंगाई या कोई सा प्रिंट वगैरह इसके ऊपर बनाना है, तो लकड़ी का एक ठप्पा रहता है, उस ठप्पे के ऊपर वो चित्र या वो डिज़ाइन बनी हुई रहती थी। अब उसको कलर लगाकर उसको इस कपड़े के ऊपर रखा जाता था, मतलब उस कपड़े से ठोका जाता था, उस ठप्पा लगाया जाता, कहने का मतलब उस कपड़े के ऊपर। तो उससे यहाँ पे जो चित्र वगैरह, जो भी कढ़ाई वगैरह, जो भी प्रिंटिंग वगैरह जो यहाँ पे बनाना रहता था, उस कपड़े के ऊपर बना दिया जाता था। ये आपको इस तरीके से प्रोसेस मुल्ला दाऊद के द्वारा देखने को मिल जाती है। ये आपको क्लियर हो गई होगी। ये रेशमी देख सकते हो दोस्तों कि ये कपास का ये पूरा पत्ता है। इस कपास के पत्ते के ऊपर ये कीड़ा छोड़ दिया है। ये कीड़ा इस पत्ते को खा रहा है, और खाने के बाद जब ये निकलता है तो ये इस तरीके से ये बन जाता है कपास। तो इस तरीके का जो उत्पादन का उल्लेख किया है बंगाल के अंदर, वो महुआन ने किया है, चीनी यात्री महुआन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये महुआन ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम चिकित्सा की। तो चिकित्सा के अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो चिकित्सा ग्रंथ तिब्बे फिरोजशाही, फिरोज तुगलक के समय अनुवादित हुआ था। तिब्बे फिरोजशाही एक संस्कृत ग्रंथ था दोस्तों। उस ग्रंथ का अनुवाद फिरोज तुगलक के समय फारसी में किया जाता है, और अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक के समय सबसे पहले की जाती है। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी के समय की जाती है। फिर उसके बाद मुगल शासक अकबर के द्वारा की जाती है। तीन शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसके द्वारा फारसी जो ग्रंथ थे, संस्कृत के ग्रंथ, उनको फारसी में अनुवाद किया जाता था। सिकंदर लोदी के समय तो जो 1300 ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद करवाया गया था उसने। बर्नी के तारीख फिरोज शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की लंबी लिस्ट मिलती है दोस्तों। तो बर्नी की जो तारीख फिरोज शाही है उसके अंदर लंबी लिस्ट दी गई है। उसके द्वारा बताए गए हैं कि 30 चिकित्सालय
30 चिकित्सा विद्यालय और 100 चिकित्सालय कार्यरत थे। ये सारी चीज़ें उसने बताई है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, शिकारनामाए फ़िरोज़ शाही। तो शिकारनामाए फ़िरोज़ शाही जी थी, ये रचना फ़िरोज़ तुगलक के समय की है। उसके अंदर पशुओं की चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि पशुओं का किस तरीके से इलाज किया जाना है, कौन सी बीमारी है, क्या उसकी दवाइयाँ हैं, इसके बारे में जानकारी आपको शिकारनामाए फ़िरोज़ शाही में मिलती है। तो शिकारनामाए फ़िरोज़ शाही को किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, तो शिकार किसका किया जाता है, पशुओं का किया जाता है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। तो पशुओं का शिकार करने की जानकारी किसमें मिल जाती है, मतलब पशुओं का इलाज करने की, तो शिकारनामा है फ़िरोज़ शाही। अब कुले फ़िरोज़ शाही की बात करें दोस्तों, तो कुले फ़िरोज़ शाही के अंदर नेत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। शिकार फ़िरोज़ शाही में आपको पशुओं की जानकारी में मिलती है, और कुले फ़िरोज़ शाही में आपको नेत्र चिकित्सा के बारे में मिलती है, और तिब्बे फ़िरोज़ शाही में मनुष्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। मानव चिकित्सा की जानकारी तिब्बे फ़िरोज़ शाही में मिलती है। फ़िरोज़ तुगलक के समय 30 चिकित्सा विद्यालय थे दोस्तों। इसने 30 चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की, जहाँ पे 100 चिकित्सकों को नियुक्त कर रखा था दोस्तों। 100 चिकित्सालय भी बनवाए, चिकित्सा विद्यालय और चिकित्सालय, यानी कि 100 तो हॉस्पिटल बनवाई और 30 चिकित्सा विद्यालय बनवाए। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फ़िरोज़ तुगलक के समय के कार्य। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की की। तो मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की क्यों फेमस है, तो मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की ने ही दिल्ली शहर के अंदर जो चिकित्सक होते थे, उन चिकित्सकों को यूनानी चिकित्सा में उन्होंने इनको प्रैक्टिस करवाया। यानी कि मौलाना बदरुद्दीन जो थे, ये एक गाइड थे, उन्होंने इन लोगों की प्रैक्टिस करवाई। दिल्ली के अंदर जो चिकित्सक थे उनकी प्रैक्टिस करवाई, और कौन सी चिकित्सा में, यूनानी चिकित्सा में, क्योंकि यूनान वगैरह से ये चिकित्सा सीख कर आए थे, और उन्होंने दिल्ली के अंदर आकर दिल्ली के डॉक्टरों को प्रैक्टिस करवाया। और मक्षेंद्र जो था मशहूर शल्य चिकित्सक था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। मक्षेंद्र जो था दोस्तों, ये मशहूर चिकित्सक था। किसके समय था ये, फ़िरोज़ तुगलक के समय था। इसके बाद बात कर लेते हैं बारूद के साक्ष्य की। बारूद का साक्ष्य अगर देखा जाए दोस्तों, तो बारूद का सबसे पहले प्रयोग भी चीन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो किस किस का प्रयोग सबसे पहले चीन के अंदर देखने को मिला, सबसे पहले कागज़ के बारे में जानकारी चीन के अंदर पहुंचती है। फिर उसके बाद बारूद के बारे में जानकारी, कागज़ का बारूद की जानकारी भी चीन के अंदर पहुंचती है। इसके अलावा कुतुबनुमा की जानकारी भी चीन के अंदर सबसे पहले पहुंची थी। तो ये सारी चीज़ें चीन के अंदर सबसे पहले हुई है। तो 11वीं सदी में ही बारूद का साक्ष्य आपको चीन के यहाँ देखने को मिल जाता है। सल्तनत काल में बारूद का प्रवेश भारत से चीन हुआ दोस्तों। तो भारत के अंदर जो बारूद हुआ आया है, वो चीन से आया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। भारत के अंदर बारूद का प्रवेश किसके देश के माध्यम से हुआ है, तो चीन के माध्यम से हुआ है। इक़्तिदार आलम के अनुसार, इक़्तिदार आलम ने एक स्टेटमेंट दिया है, इक़्तिदार आलम के अनुसार दिल्ली सल्तनत में इसका प्रयोग प्रथम साक्ष्य, मतलब बारूद का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होता है, नासिरुद्दीन महमूद के काल में मिलता है, जब हलागू 1260 में प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली आया था। तो दोस्तों हलागू कौन है, ये मंगोल नेता है, आपको पता होना चाहिए। मंगोल नेता जो था, बलबन के समय भी इसके कई सारे इसके मैत्री स्वभाव देखने को मिल जाते हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद कौन है, तो नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र था, नासिरुद्दीन महमूद उसका पुत्र है, जिसको आदर्श राजा की संज्ञा दी है मिनाज उस सिराज ने, जो टोपी सिल के अपने कार्य चलाता था, वो नासिरुद्दीन महमूद ये है। यानी कि बलबन का जो दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक नासिरुद्दीन महमूद आपको तुगलक वंश में भी देखने को मिलेगा। तो ये उसकी बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है आपकी बलबन के दामाद नासिरुद्दीन महमूद, जो गुलाम वंश का शासक था। तो उसके समय जब हलागू आता है, तो उसके हलागू के आने के लिए जब उसका स्वागत किया जाता है, तो कई सारे बारूद के पटाखे वगैरह इन चीज़ों का द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। तो इस बात की जानकारी इक़्तिदार आलम ने दी है। और इस बात की पुष्टि किसने की है दोस्तों, तो फरिश्ता ने। तो तारीख़ फरिश्ता जिसने लिखी है दोस्तों, फरिश्ता, उसने हलागू के सम्मान में आतिशबाजी हुई थी, इस बात की पुष्टि इसके स्टेटमेंट से भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट किसके संदर्भ में दिए हैं, तो नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में दिए हैं। प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो प्रथम लिखित प्रमाणिक साक्ष्य, यानी कि प्रमाण के साथ जो साक्ष्य मिलता है, अमीर खुसरो ने दिया है। तो अमीर खुसरो ने क्या बात बोली है, जलालुद्दीन खिलजी के काल में लिखी गई कसीदा से मिलता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय जब अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो आप सभी को पता होना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने तो इनको राजकवि का दर्जा दिया था, और जलालुद्दीन खिलजी ने इनको पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। तो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के समय जो कसीदा लिखी है, उसमें इसका साक्ष्य दिया है।
इसके बाद अफीम की तारीख फ़िरोज़शाही की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अफीम की तारीख फ़िरोज़शाही के अंदर फ़िरोज़ तुगलक के काल में बारूद के पटाखे, यानी कि बारूद के पटाखे का नाम भी बताया है, हवाई एक गुलरेज का उल्लेख किया है। ये शब बारात का जो त्यौहार होता है दोस्तों, मुस्लिमों का जो त्यौहार होता है शब बारात, जब रमज़ान शुरू होते हैं तो रमज़ान शुरू से 20 दिन पहले शब बारात का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तो ये त्यौहार जो होता है, इस त्यौहार के अंदर हवाई गुलरेज नामक पटाखों का यूज़ किया गया है फ़िरोज़ तुगलक के समय, जिसका उल्लेख तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक अफीफ ने दिया है। भारत में बारूद वाली तोपों का अगर बात करें दोस्तों, तो अब तक तो जो चल रहा था ये सारे पटाखों के रूप में यूज़ चल रहा था, मगर अब तोप के रूप में जब यूज़ होगा तो वो हम देख लेते हैं। तो भारत में बारूद वाली तोपों का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण भारत के अंदर एक युद्ध होता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य ये युद्ध 1367 में होता है। और किन किन शासकों के मध्य होता है ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, किस किस शासक के मध्य ये युद्ध हुआ था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो यहाँ पे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, और ये तोप का युद्ध जो रहता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य होता है, 1367 में होता है। और ये दक्षिण भारत के अंदर प्रथम साक्ष्य माना जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में बारूद का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के साथ जो युद्ध हुआ है 1367 में, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अगर उत्तर भारत की बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत के अंदर बाबर ने बारूद का पहला प्रयोग किया था। बाबर ने 1519 में जब बाजौर और भोरा के ऊपर युद्ध का आक्रमण किया था दोस्तों, तब इसने बारूद वाली तोपों का यूज़ किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दक्षिण भारत वाला तो कम ही पूछा जाता है, हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर का ही पूछा जाता है। बाबर ने किस युद्ध में तो बारूद का यूज़ किया था, तो बाजौर और भोरा के युद्ध में किया था दोस्तों। बाजौर और भैरा के युद्ध में कब किया था, 1519 में किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर भारत में किसने किया था, तो बाबर ने किया था। दक्षिण भारत में किसने किया था, तो दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले बात कर लेते हैं नील की खेती की। तो नील की खेती आपको अष्टाध्यायी में मिलती है, जिसका लेखक पाणिनि है। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखा है दोस्तों, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। और व्याकरणिक पाणिनि का संबंध की अगर बात करें दोस्तों, तो नंद वंश के समय पाणिनि का देखने को मिलता है, क्योंकि नंद वंश के समकालीन ये माने जाते हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा है अष्टाध्याय, उसमें नील की खेती की जानकारी मिलती है। तो नील की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। देखने को मिलता है दोस्तों कि मध्यकाल के अंदर भी बयाना वगैरह यहाँ पे नील की खेती साक्ष्य, मोन्सराट वगैरह ने नील की खेती में बारे में जानकारी दी है। इसके बाद नील आंदोलन हुए, नील विद्रोह हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आम के बागान का उल्लेख की अगर बात करें दोस्तों, तो अशोक के अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गन्ने की खेती की बात करें दोस्तों, तो कई सारे एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है कि गन्ने की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो गन्ने की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य आपको अथर्ववेद के अंदर मिलता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है, उसी में इसको जानकारी दी गई है। रोपाई धन का, यानी कि दोस्तों धान जो होती है, धान रोपाई धान का उल्लेख स्ट्रोबो ने किया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदेशी यात्री है स्ट्रोबो, उसने रोपाई वाली धान का उल्लेख किया है। अफीम की खेती की किसने जानकारी दी है दोस्तों, तो अफीम की खेती अगर भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अफीम की खेती की जानकारी बर्नी ने दी है। और आपसे पूछा जाएगा कि किस विदेशी ने अफीम की खेती के बारे में जानकारी दी है, तो बारबोसा जो था विजयनगर साम्राज्य के अंदर जब यात्रा करता है दोस्तों बारबोसा, उसने इसकी जानकारी दी है। और सोने की कढ़ाई वाला जो जराफ्त होता है दोस्तों, यानी कि वस्त्र के ऊपर जो सोने की कढ़ाई की जाती है, उसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है, तो मिफ्ता उल फुजाला में जानकारी मिलती है। तो मिफ्ता फुजाला के लेखक कौन है, आपको ये कमेंट्स करके बताना है। मिफ्ता उल फुजाला आपको मालवा के अंदर की जो पांडुलिपि है वो है, ये मिफ्ता उल फुजाला, नियामतनामा, ये फेमस पांडुलिपि है जो मालवा के अंदर लिखी गई थी। मालवा के मांडू के संबंधित मानी जाती है, मांडू राजवंश से संबंधित। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, नील है ये, इससे इस तरीके से नील बनाया जाता है। ये फूलों को तोड़कर, इन फूलों को तोड़कर पीस कर नील बनाया जाता है। ये नील का फ़ोटो लगा रखा है। अब कई सारे दोस्तों ने अफ़ीम के बारे में सुना होगा, अफ़ीम की जानकारी, अफ़ीम युद्ध और ये सब चीज़ें, मगर अफ़ीम आपने देखा कभी नहीं होगा। तो ये अफ़ीम देख सकते हो किस तरीके की अफ़ीम होती है दोस्तों। ये अफ़ीम का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से इससे ये रस निकाला जाता है। इस रस को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसमें जो पत्ते लगे हुए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरा जो पेड़ है ये पूरा पेड़ माना जाता है अफ़ीम, और इसी से ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसी से बनी जाती है।
इसके बाद दोस्तों गुलाब की खेती की बात कर लेते हैं। तो गुलाब की खेती का जो उल्लेख किया है वो बर्नी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाब की खेती का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और गुलाब से इत्र निकालने के बारे में तो हमने देखा ही दोस्तों, जो नूरजहाँ की माता जी होती है उनके द्वारा गुलाब से इत्र निकाला जाता है। साबुन निर्माण की बात करें दोस्तों, तो साबुन निर्माण आप सभी को पता होना चाहिए। सीरात फ़िरोज़ शाही के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। और सीरात फ़िरोज़ शाही किसके समय जानकारी देती है? फ़िरोज़ तुगलक के समय की जानकारी मिलती है। और साबुन की फैक्ट्री की बात करें दोस्तों, साबुन की प्रथम फैक्ट्री जो लगाई थी फ़िरोज़ शाह मेहता ने लगाई थी। यहाँ पे आपको ये दोनों को नाम को लिंक करना है। तो साबुन का जो निर्माण करवाया था सबसे पहले मध्यकाल में, तो वो फ़िरोज़ तुगलक के समय हुआ था। और साबुन की फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो फ़िरोज़ शाह मेहता ने लगाई थी। जो फ़िरोज़ शाह मेहता कांग्रेस से संबंधित माने जाते हैं, जिनके जब सूरत अधिवेशन होता है तो किसी ने कोई चप्पल उठा के मार देती है और उनको जाकर लगी थी, फिर उसके बाद ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो वही फ़िरोज़ शाह के द्वारा साबुन की फैक्ट्री लगाई जाती है। रेत घड़ी की बात करें दोस्तों, तो यंत्र प्रकाशन के अंदर जानकारी मिलती है दोस्तों, जो रामचंद्र का ग्रंथ माना जाता है। और ये आपको देखने को मिल जाता है, जो चित्र होता है अबुल हसन के द्वारा जो चित्र बनाया जाता है, फारस के शाह और जहांगीर का जो चित्र बनाया गया है उसके अंदर भी आपको रेत घड़ी की जानकारी मिल जाती है। हालांकि हम रेत घड़ी समझेंगे। सिलेंडर की और पिस्टन की बात करें दोस्तों, तो पिस्टन सीरीज और सिलेंडर की जानकारी आपको मोन्सेराट ने दी है। ये मुगल यात्री था मुगल काल के समय, और इसी ने आपको मोन्सेराट ने ही राजकुमारों की शिक्षा के बारे में जानकारी दी है। स्क्रू की बात करें दोस्तों, स्क्रू की जानकारी थिनेवार्ट ने दी है। तो स्क्रू क्या होता है दोस्तों, जैसे भी आपको कोई सी चीज़ को अगर कसना है या किसी चीज़ को जकड़ना है या किसी चीज़ को फिट करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इस तरीके से लंबा होता है जिसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई होती है, तो ये स्क्रू होता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये आपको रेत घड़ी है, ये रेत घड़ी आप समझ सकते हो, यहाँ पे रेत भरी हुई है, रेत यहाँ से निकल रही है और ये पूरा टाइम रहता है, और यहाँ पे पूरा पैरामीटर लगा हुआ रहता है किस तरीके से ये रेत घड़ी खाली हो रही है, तो उस हिसाब से टाइम का पता चल जाता है। एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं पूरा हम क्या क्या हमने पढ़ा है, ये आपकी पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र की हमने सबसे पहले बात की थी दोस्तों। कृषि के क्षेत्र में पलटवां वाले हल, लोहे की फ्रेम और प्रचलन की शुरुआत तुर्कों के द्वारा की जाती है। सिंचाई के अंदर नोरिया, रेहट, चरस, सकिया, दोलाब की बात की थी हमने। नोरिया नोरिया जो है ये तालाब और नदी से जल निकालने में काम आती है। और रेहट जो होती है दोस्तों, गहरे कुएं से जल निकालने के काम आती है। सीरत फ़िरोज़ शाही के अंदर रेहट का वर्णन मिलता है, जो फ़िरोज़ तुगलक के समय दिल्ली के अंदर लगवाई जाती है। और गियर युक्त रेहट का उल्लेख बाबरनामा के अंदर मिलता है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया था। और ये गियर युक्त रेहट है, ये फोटो में हमने बता दिया था, गियर वाली रेहट। इसके बाद कागज़ की बात की थी दोस्तों, तो कागज़ का प्रयोग सबसे पहले चीन में किया जाता है। और कागज़ में लिखी प्रथम पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण है, जो कश्मीर के अंदर लिखी जाती है। और कागज़ का प्रयोग 13वीं सदी में तुर्कों के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। और भारत के अंदर प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो गुजरात से प्राप्त होता है। संस्कृत में लिखी पांडुलिपि यहाँ से मिलती है। दिल्ली के अंदर तुर्कों के द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कागज़ का प्रयोग अपने आदेशों को लिखवाने के लिए किया जाता है। खुसरो ने 3 प्रकार के कागज़ बताए, शमसी, सादा और रेशमी कागज़ का उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने। विटनी और दुनिया करगा वगैरह इनके बारे में देखा था दोस्तों। तो कब्वाज लेक्सिन के अंदर कपास धुनने की जो चाप है उसका बारे में जानकारी दी है। और तुर्कों ने ही करगा और तकली को मिलाकर चरखे का आविष्कार किया था। तो करगा और तकली को मिलाकर चरखा का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चरखे का आविष्कार किन दो चीज़ों को मिलाकर किया गया था? तो तकली और करगा को मिलाकर किया गया था। भारत के अंदर चरखे का प्राचीनतम साक्ष्य फुतूह सलातीन में दिया गया है, जो रजिया सुल्तान के लिए उन्होंने एडवाइस दी थी। और पैरों से चलने वाला साक्ष्य दोस्तों मिफ्ताहुल फजाला के अंदर मिलता है, सचित्र विवरण। और मिफ्ताहुल फजाला के लेखक कौन है आपको कमेंट्स करके बताना है। और चरखा सूत काटने की गति बढ़ाता है, ना कि उसके गुण को बढ़ाता है, ये हमने देख लिया, ये आपने फोटो के माध्यम से समझ ही लिया था। इसके बाद चुंबकी कुतुबनुमा की बात की थी दोस्तों, तो इसका प्रयोग सबसे पहले चीन के अंदर देखने को मिलता है। और समुद्री यात्रा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोलेब एक यूनानी आविष्कार था जिसे अरबों ने भारी सुधार करके बनाया था। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार यूरोप के द्वारा नहीं हुआ था, ये चीन के द्वारा हुआ था, ये हमने देख ही लिया। सर्वप्रथम 1231 में ओफी की रचना है जवामिल हिकायत, उसके अंदर चुंबकीय कंपास की जानकारी मिलती है, ये हमने देख लिया। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी में फ़िरोज़ तुगलक का योगदान देखा दोस्तों। इसके समय सूचक यंत्रों का देखने को मिलता है, धूप घड़ी, जल घड़ी
ताज घड़ी और नक्षत्र घड़ी की जानकारी मिली। फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला बनवाई थी। सीरत फिरोज शाही की, और अफीफ की जो तारीख फिरोज शाही उसके अंदर चरखी कैप्स्टन के बारे में जानकारी मिलती है। और सचित्र विवरण की बात करें दोस्तों तो सीरत फिरोज शाही में मिलती है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी ने यंत्रराज पुस्तक लिखी थी, ये आपको याद रखना है। यह आपकी सूर्य घड़ी है, यह आपकी जल घड़ी है, यह आपकी जल घड़ी हुई है, ये नक्षत्र घड़ी है, यह आपकी चरखी कैप्स्टन ले जाने वाली, जिसका सचित्र विवरण सीरत फिरोज शाही में मिलता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सचित्र विवरण किस में मिलता है, तो सीरत फिरोज शाही में मिलता है। और इसका जानकारी किस में मिलती है, तो तारीख फिरोज शाही में मिलती है। वो रचना किसकी है, अफीफ की है। रकाब की बात की थी दोस्तों, तो रकाब की शुरुआत भी चीन में होती है। और आदाब फ़क्र मुदब्बिर की जो रचना है आदाब उल हर्ब व सुजात के अंदर रकाब का प्रचलन देखने को मिलता है। और फ़क्र मुदब्बिर ने भारत में बनी तलवारों की प्रशंसा की, दमिश्क की स्टील के बारे में जानकारी दी है। ये रकाब हमने दिखाया था फोटो में। युद्ध उपकरण नफ्ता और मंगोल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के ऊपर आक्रमण करता है 712 में, तो इसका यूज़ करता है और इसके बारे में जानकारी चशनामा में मिलती है। ये नेफ्ता का बारे में हमने फोटो लगा दिया था, क्या होता है नेफ्ता। रेशमी उत्पादन की बात की थी दोस्तों, तो भारत में रेशमी उत्पादन के की जो कीड़े पालने का दिल्ली सल्तनत के समय शुरुआत होती है। और मऊआन ने बताया था कि बंगाल के अंदर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। और मुल्ला दाऊद ने भी बताया कि दोस्तों कपड़ा जो होता है उसके ऊपर रंगाई किस तरीके से की जाती है, ठप्पे द्वारा। इसके बारे में जानकारी मुल्ला दाऊद ने दी थी। यह रेशमी कीड़ा बताया था दोस्तों किस तरीके से रेशम उत्पादन किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने देखा दोस्तों, तो तिब्बे फिरोज तुगलक के समय फारसी में अनुवाद हुआ था, जो संस्कृत का ग्रंथ था। और बर्नी ने तारीख फिरोज शाही के समय जो चिकित्सक थे और खगोल शास्त्रियों थे उनके बारे में जानकारी दी है दोस्तों। बर्नी और अबुल फजल, इन दोनों का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिस तरीके से बर्नी दिल्ली सल्तनत में इन सब चीज़ों की जानकारी दे रहा है, इसी तरीके की जानकारी आपको अबुल फजल अकबर के समय की जानकारी देगा। अकबर के दरबार में कितने कवि थे, कितने लेखक थे, कितने चित्रकार थे, कितने वैज्ञानिक थे, इन सब की जानकारी अबुल फजल देता है। उसी तरीके से बर्नी इस तरीके की जानकारी दे रहा है। शिकारनामा फिरोज शाही में पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। कुले फिरोज शाही के अंदर नेत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। और 30 चिकित्सा विद्यालय बनवाए थे और 100 चिकित्सालय बनवाए थे फिरोज तुगलक ने, ये हमने देख लिया। मौलाना बदरुद्दीन जो दमिश्की थे, उन्होंने दिल्ली के डॉक्टरों को उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी। और मच्छेंद्र जो है मशहूर शल्य चिकित्सक था। बारूद के साक्ष्य की अगर बात करें दोस्तों, तो 11वीं सदी में इसकी शुरुआत हो जाती है। और सल्तनत काल में बारूद का प्रवेश भारत में होता है, जो चीन के द्वारा होता है। इक़्तिदार आलम ने बताया कि दिल्ली सल्तनत में जब हलागू आता है नसरुद्दीन महमूद के समय, तो उसके आगमन के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। और पटाखे फोड़ने के साथ ही दोस्तों जो पटाखों का निर्माण होता है वो बारूद से होता है। इसकी जानकारी इक़्तिदार आलम ने दी है। उसकी बात की पुष्टि फरिश्ता ने की है। और अमीर खुसरो ने बताया दोस्तों, तो अमीर खुसरो के द्वारा जलालुद्दीन के समय जो कसीदा लिखा है उसके अंदर भी इसकी जानकारी देखने को मिल जाती है। आफीफ ने बताया कि फिरोज तुगलक के काल में जो शब बारात का त्यौहार होता है, वहाँ पे हवाई गुलरेज नामक एक पटाखा चलाया जाता है जो बारूद का बना हुआ था। भारत में दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों, तो तोपों का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है 1367 में, जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है, वहाँ यूज़ किया जाता है। उत्तर भारत में बाबर के द्वारा 1519 में बाजोर और भेरा में युद्ध किया जाता है, तो वहाँ पे आपको तोपों का युद्ध किया जाता है। उन तोपों के अंदर बारूद का प्रयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात की थी हमने दोस्तों, तो नील की खेती पढ़नी के अष्टाध्याय में मिलती है। आम बागान की जानकारी आपके अशोक के अभिलेख में मिलती है। गन्ने की खेती आपको अथर्ववेद में मिलती है। रोपाई धन स्ट्रोबो ने उल्लेख किया है। अफीम की खेती आपकी बर्नी ने दी है। जराफ यानी कि सोने की कढ़ाई मिफ्ताहुल फुजाला में मिलता है इसकी जानकारी। ये नील के बारे में बताया था, ये अफीम के बारे में बताया है। गुलाब की खेती की जानकारी बर्नी ने दी है। साबुन निर्माण सीरत फिरोज तुगलक के समय साबुन का निर्माण होता है। रेत की घड़ी यंत्र प्रकाशम रामचंद्र की रचना है, उसमें जानकारी मिलती है। सिलेंडर पिस्टन की जानकारी दोस्तों मेंसराट में मिलती है। और स्क्रू की जानकारी थिनेवाट में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मिफ्ताहुल फुजाला के बारे में पूछा है, और विजयनगर साम्राज्य के जो युद्ध हुआ है 1367 में, वो किस किस के मध्य हुआ है, इसकी जानकारी पूछी है। तो ये चीज़ें आपको कमेंट्स करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और इन सब चीज़ों को PDF प्राप्त करने के लिए आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है इतिहासनामा के नाम से आप अगर चैनल सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको ये PDF आपको मिल जाएगी। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।